तो रात को जब खाना वाना खा के सब लोग सो जाते थे, तब भी बाबा किसी तरह जागते हुए और कुछ युवा कवियों के साथ बैठ के कविताएं उनकी सुनते थे, गपबाजी करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को सुनना और नई पीढ़ी को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। तो मैंने तो खैर बाबा नागार्जुन को नहीं देखा, लेकिन मैं दो दिन से देख रहा हूँ कि अरुण कमल जी सभी का, जितने भी लोग यहाँ बोले सबका व्याख्यान उन्होंने ध्यान से सुना। रवि भूषण जी ने भी ध्यान से सुना और तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अक्सर मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ वक्ता बोलने के लिए ही, जब उनको बोलने का समय होता है तभी वो हॉल में प्रवेश करते हैं और अपना बोल के सीधे निकल जाते हैं। तो यहाँ लोग 2 दिन से 3 दिन से बैठकर सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब एक अच्छी बात के बाद में एक खराब बात और कर देता हूँ मैं, उसके बाद मैं महाश्वेता जी की कहानी पर अपनी बात करूंगा। खराब बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं देख रहा था कि हमारी जो साहित्य अकेडमी है भारत सरकार की, साहित्य अकेडमी का एक नियम है या एक परंपरा है, एक चलन है कि वो कोई ऐसा साहित्यकार जिसको हम सब लोग भारत के लोग बड़ा लेखक मानते हैं, उनके निधन के बाद में उन पर एक मोनोग्राफ का प्रकाशन करती है साहित्य अकेडमी। अनेक लोगों पर किए हैं, 50 लोगों पर किए हैं, लेकिन महाश्वेता जी पर अभी तक नहीं हुआ है। यही नहीं करते वो, बल्कि एक काम और करते हैं, ऐसे किन्हीं भी बड़े लेखकों पर कि चुनी हुई रचनाओं का एक चयन भी वो छापते हैं, 300-400 पेज का, प्रेमचंद से लगाकर विजयदान देथा तक अनेक लोगों के हुए हैं। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा या अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा कि एकेडमी ने महाश्वेता जी पर तो खैर कुछ नहीं किया, लेकिन जो जीवित लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, उनके संचयन भी छाप दिए हैं। तो हमारी एकेडमी ने ये काम किया है और मुझे अफसोस हो रहा था कि महाश्वेता जी पर उन्होंने अभी तक उनका ध्यान नहीं दिया। बहरहाल मुझे कहा था आशीष जी ने कि मैं उनकी कुछ कहानियों पर बात करूं। मैंने एक कहानी मुझे उनकी ऐसी मिली, उनका कहानी संग्रह है घराती घटाएं। कई सारी उसमें कहानियां हैं, 7-8 कहानियां हैं, लेकिन मैं पहली ही कहानी पर अटका रह गया। एक ऐसा टेक्स्ट मुझे मिला, एक ऐसी बढ़िया कहानी मिली जिसमें कई तरह की बातें हैं, कई तरह की उसके अंदर परतें हैं। उन परतों को अगर आप खोलते जाएं तो जिन सवालों को, जिन जिन चिंताओं को, जिन समस्याओं को हम पिछले 2 दिनों में महाश्वेता जी के उपन्यासों और उनके पूरे लेखन में जिन बातों को एड्रेस किया गया है, उन तमाम बातों को इस कहानी में देखा जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत एक मजेदार वाक्य से हो रही है और वो वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत हो रही है कि महाश्वेता जी लिख रही है, यह सारे आदिवासी भारत सरकार को अनजाने ही तरह तरह के कष्ट देते हैं। सरकार नहीं कष्ट दे रही है, आदिवासी ही सरकार को कष्ट देते हैं। विकास कार्यालय की उपेक्षा कर यह अविकसित रहते हैं। सरकार को छुआछूत पसंद नहीं है, यह बात जानते हुए भी ये लोग ऊंची जाति वालों से डरते हैं। देश की धन संपदा में इनका अधिकार रहे, यही सरकार की घोषित इच्छा है। फिर भी मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, लोहा, तांबा, सीमेंट, कोयला सब गैर आदिवासी लोगों के हाथों में देकर ये अनाहार से सूखा शरीर लिए दूर से कल कारखाने की शोभा देखते हैं। सबसे गंदी बात यह है कि अकाल के दिनों में देशी और विदेशी फोटोग्राफरों के आने पर ये कैसे तस्वीर खींचने देते हैं और आदमी के कैरीकेचर की तरह इन सारी शक्लों की तस्वीरें बाहर प्रचारित होकर भारत की छवि नष्ट करती है। तो देखिए, ये समझने की बात यही है कि गलती सरकार की नहीं है, गलती सारी किसकी है, महाश्वेता जी बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं। और मैं इस बात से मेरे मन में आया कि ये कहानी मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अगर मैं बांग्ला जानता होता और ये मैं बांग्ला का मूल वाक्य पढ़ रहा होता, तो क्या पता मुझे जो महाश्वेता देवी के इस वाक्य की व्यंजना और कितनी गहरे ढंग से देखने सुनने को मिलती। जब अनुवाद के माध्यम से आप इसको महसूस कर पा रहे हैं, तो मूल भाषा में ये कितनी गहरी होगी। कहानी ये जो है, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो महावत है और उसका एक हाथी है। हाथी और महावत की ये कहानी है और कहानी का पीरियड है आपातकाल के दिनों का, या आपातकाल खत्म हो गया है, जनता सरकार बन गई है, उस दौर की कहानी है। आजादी के 20-22 साल हो चुके हैं और
इस दौर में, यानी कि जब आजादी मिल चुकी है और आजादी मिल जाने के बाद में जो सामंतवाद के बचे कुछ अवशेष, 47 से पहले के जो बचे कुछ अवशेष हैं, उनकी विदाई का दौर है। यहाँ इस विदाई के दौर के साथ में एक बात मेरे मन में आती है, मैं सोचता हूँ, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग विकास की मुख्य धारा के पीछे रह गए हैं, या ये कहना चाहिए कि जो नए दौर के साथ में, नए दौर के साथ हम कदम नहीं हो पाए हैं, उनकी अगर कुछ पीड़ा है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जीवन की जो व्याधियां हैं, उनको देखने का भी कोई काम हो सकता है। ऐसा काम जैसे एक नए दौर की एक कहानी मुझे याद आती है, मनु, हृदयेश की कहानी, और वो कहानी लिखी गई थी वर्तमान साहित्य के उस महान विशेषांक में आई थी, जिसमें लड़की और राय साहब के संपादन में जो विशेषांक आया था, कहानी महाविशेषांक, और वो कहानी इस विषय पर लिखी गई थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पेशा है जिसका वैद्यकी का, और जो इस बात से व्यथित है कि आरक्षण लग गया है और ये पानी की पाइपलाइन जो मेरे घर में आ रही है, पता नहीं इसको कौन कौन छू रहा है। बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दिमाग से एक तरह से हम कह सकते हैं प्रतिगामी विचारों वाला है। लेकिन क्या प्रतिगामी विचारों वाले व्यक्ति की कहानी भी कोई तो लिखेगा? और मैं प्रतिगामी विचारों वाले व्यक्ति या मनुष्य की कहानी या उसकी बात करने का ये मतलब नहीं है कि प्रतिगामी विचारों का साथ देना, बल्कि एक तरह से ये इस बात को ऐसा समझना चाहिए कि जो ये वो दया की कहानी है, या एक तरह से ये मुझे कहना चाहिए कि मतलब उसकी जो विडंबना है, उस विडंबना को कैसे देखा जाए। ये महाश्वेता जी इस कहानी में, जो जगमोहन की मृत्यु नाम की कहानी है, उसमें इसी विडंबना को देखने की कोशिश करती है। कहानी में बताती है चरणदास जो कि मालिक है इस हाथी का भी और उस महावत का भी, उसका परिचय कैसे दे रही है। चरणदास बहुतेरे महंतों में एक था, बनारस में उसकी हवेलियों पर हवेलियां थी, इसके सिवाय बस टैक्सियां, दास दासी, भैंसे, देहात में जमीन और 4 हाथी थे। हाथी उसकी हैसियत की निशानी थे, लेकिन हाथियों की खुराक के प्रति उसके मन में आश्चर्यजनक वैराग्य था। ये कहानी इसी वैराग्य की कहानी है। कहानी के अंत में हाथी की आप एक बहुत ही दुखद मृत्यु देखते हैं, लेकिन दुखद मृत्यु होने तक महाश्वेता जी की कला की ऊंचाई यह है कि वो आप उस हाथी की मृत्यु के साथ साथ एक तरह से पाठक उसके जीवन की, महावत के जीवन की, हाथी के जीवन की और उस पूरे ढहते हुए पीरियड की पीड़ा को अपने साथ एक तरह से उसके साथ वो एकाकार हो जाता है। जो ये जगमोहन है हाथी, इसका परिचय देखिए। जगमोहन बूढ़ा हाथी है, उसका महावत बुलाकी भी बुढ़ा है। बुलाकी हर बरस जगमोहन को लेकर बनारस से पुरी जाता है। बरस भर उसे जहां जंगल मिलता वहां हाथी चराकर बांस के पत्ते और मुलायम डाले और बरगद के पत्ते खिलाता। पुरी से दूसरे हाथी बनारस लौट आते, जगमोहन नहीं लौटता। मेदिनीपुर के रास्ते में चलते चलते वह फिर पलामू या चाईबासा के जंगलों में खो जाता। चरणदास जिस तरह जगमोहन को खाना नहीं देते थे, उसी तरह बुलाकी को भी वेतन नहीं देते थे। मैं याद कर रहा था कि प्रेमचंद के यहाँ एक पात्र आता है जबरा कुत्ता, उससे बात करते हैं, उससे हल्कू बात करता है। जो कहानी का दूसरा पात्र है, वो दोनों एक दूसरे के मन की ताड़ते हैं और संवाद करते हैं। चेखव के यहाँ भी आपको याद होगा एक घोड़ा है और उसको घोड़े को तांगे को चलाने वाला है, वो भी उससे बात करता है। ये कहानी भी मुझे लगता है कि एक तरह से प्रकृति और मनुष्य का जो आदिम रिश्ता है, जिस आदिम रिश्ते को हमारी तमाम तरह की नई सभ्यताओं ने नष्ट करने के लिए तरह तरह के काम किए हैं, और जिस आदिम रिश्ते को बचाए रखने का यत्किंचित भी प्रयत्न आदिवासी समाजों में अभी भी हम देख सकते हैं। ये उस द्वंद्व की कहानी। जो ये महावत है जिसका नाम बुलाकी है, उसकी जाति बताती है महाश्वेता जी, गंजू जाति का है। मुझे नहीं मालूम था कि गंजू जाति क्या होती है। मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो कुछ खबरें पढ़ने को मिली, जिन खबरों को पढ़ने से गंजू जाति के संबंध में, गंजू लोगों के संबंध में, उससे ये तो समझ में आ गया मुझे कि ये कोई
मुख्य मतलब एक तरह से हाशिए का कोई समुदाय है। लेकिन जब मैंने रणेंद्र जी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अब एससी में इसकी गणना होती है और एक तरह से बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ या दबा हुआ समुदाय है। अब ये जो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आपातकाल के बाद के दिनों की ये कहानी है, तो महाश्वेता जी कहानी में एक जगह लिखती है सन 47 के बाद के वर्षों सन 47 के वर्ष के बाद रईसों की हालत गिर गई, हाथियों का पालना कम हो गया। जगमोहन और बुलाकी ने अचानक देखा कि वे बेकार हो गए हैं। इसी समय चरणदास ने जगमोहन और बुलाकी को चलता फिरता चिड़ियाघर बनाकर बनारस छोड़ा दिया। वे निकल जरूर पड़े, लेकिन चरणदास के दास के ही रूप में। लिबरेटेड बुलाकी ने लिबरेटेड जगमोहन की पीठ पर बैठकर बनारस त्याग किया। साधारण मानव और यांत्रिक संसार में परित्यक्त पैडी कर्म की ये वह यात्रा एक किंवदंती बन गई। आगे लिखते हैं वो, सेवा के समय वह न होता। बुलाकी को वेतन नहीं मिलता था, जगमोहन को खाना नहीं मिलता था, लेकिन कुछ दिए बिना ही उनको सदा के लिए दास बनाकर चरणदास ने उन्हें फिर भगा भी दिया। अब जो चरणदास ने जब इन दोनों को घर से निकाल दिया या भगा दिया, तब यहाँ एक बात आती है मेरे ध्यान में कि जो ये विस्थापन की बात हम लोग करते हैं, विस्थापन मोटे तौर पर हम ये समझते हैं कि बांध बनने की वजह से विकास के जो दूसरे पक्ष हैं, दूसरे पहलू हैं, उनके कारण ये सारा विस्थापन देखने को मिलता है। लेकिन विस्थापन के और भी कई सारे रूप हो सकते हैं, और भी कई सारे चेहरे हो सकते हैं। जैसे एक पुराना उपन्यास 90 या 2000 के आसपास आया हुआ उपन्यास था, सात आसमान। उसमें कोई विकास का कारण नहीं है, लेकिन घर छोड़ के जो लोग चले गए हैं, ऐसी अद्भुत ट्रेजेडी उस उपन्यास में आई है। लगभग उसी तरह की ये जो सामंतवाद से हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ गए, और लोकतंत्र के बढ़ने से, लोकतंत्र के आने से भारतीयों के जीवन में, हम सबके जीवन में तो जो उजास आया जो आया, लेकिन इन दोनों के जीवन में क्या हुआ उसकी ये विडंबना कहानी बार बार हमको दिखाती है। अब ये दोनों जब इनको बनारस से निकाल दिया, हाथी को महावत को, फिर क्या हुआ, बरस भर में तमाम जगह घूमते फिरते, क्रम से जंगल कटे, राह घाट बने, बस मोटरें चली, पैकीडर्म और मनुष्यों के विचरण क्षेत्र भी सीमित हुए। अब बुलाकी और जगमोहन पलामू चाईबासा बेल्ट ही अधिक पसंद करते। अल्पाहार से जगमोहन प्रायः कंकाल हो गया था, हमेशा के अनाहार से बुलाकी मनुष्य का कैरिकेचर बनकर रह गया था। किंतु जंगल घूमने से जगमोहन ने मार्ग खोज लिया था। फिर एक जगह आगे वो लिखती है महाश्वेता जी, बहुत दिनों तक अल्पाहार और अनियमित आहार से जगमोहन टूट गया। अपना शरीर ढोने में भी उसे कष्ट होता। बुलाकी उसको बहुत डर लगता। जगमोहन के मर जाने पर वह किसके सहारे रहेगा। जलाशय को देखते ही वह जगमोहन को स्नान करवाता। पैसा मिलने पर उसे नमक, केला और धान खिलाता। लेकिन उससे भी जगमोहन की आंखों से उस तरह देखा न जाता। उसकी आंखें बहुत ही मानवीय वेदना से भरी और करुणापूर्ण थी। वैसी ही नजर से जगमोहन उससे कहता, हाथी कह रहा है महावत से, अब मेरी छुट्टी कर दे भैया। बुलाकी नजर फेर लेता। जगमोहन ही इस असंभव वास्तविक संसार में उसके लिए एकमात्र वास्तविकता था। अब ये एक बात मुझे याद आती है कि एक बड़ा लेखक क्या करता है, क्या एक बड़े लेखक की क्या जिम्मेदारी होती है, बड़ा लेखक किस तरीके से हमको और अधिक संवेदनशील बनाता है। मैं सोचता हूँ कि जिसको हम सेक्युलर होना कहते हैं, सेक्युलर का एक अर्थ तो वह है जो राजनीतिक शब्दावली में है धर्मनिरपेक्ष होना, लेकिन सेक्युलर का एक अर्थ और है, और वो है सांसारिक होना। सांसारिक होना यानी कि लेखक आपको उस सांसारिक होने की तरफ इस तरह से ले जाता है कि वह संसार के दुख दर्द, हंसी, व्यंग, करुणा, किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं करता, और मनुष्य के धरती पर ससम्मान रहने का पक्षधर होता है। महाश्वेता जी इस कहानी में ही नहीं, तमाम अपने साहित्य में ये काम बार बार करती है
इस सेक्युलर होने के इस अर्थ में ये कहानी एक बड़ी रचना के रूप में हमारे सामने निकल कर आती है। अब यह अच्छा, एक और बात होती है कहानी के बीच बीच में जगह जगह जैसे जैसे हाथी और महावत आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते में जो जो आदिवासियों के गांव आ रहे हैं, उन आदिवासियों के गांवों के आने पर, तालाब के आने पर, कस्बों के आने पर महाश्वेता जी बार बार उन तमाम चीजों पर भी टिप्पणी करती है। तो एक तरह से जो पूरा टेक्स्ट है, जितना महावत और हाथी की कहानी बनकर हमारे सामने आता है, उतना ही तमाम आदिवासी जीवन की कहानी के रूप में भी हमारे सामने आता है। लिखती है महाश्वेता जी, आज 5 बरस के रांची, पलामू, सिंहभूम की आदिम संतानों का जीवन कष्ट में है। आदिवासियों का जीवन प्राणदंड के अभियुक्त सा है। महाजन, जमींदार, प्रशासन, जुडिशरी उसके 4 हाथ पांव है। 4 घोड़ों में बांध, घोड़ों का चाबुक लगा चारों ओर भगा दिया। जीवन का धड़ जंजीर से बंधा पड़ा है। चारों हाथ पांव टूटकर उखड़ गए हैं। धड़ से खून बह रहा है और धीमे धीमे मौत हो रही है। एक जगह और लिखती है, भारत के संविधान में लिखा है कि इन सारी उपजातियों और आदिवासियों की संख्या 30 मिलियन है। They should be made to enjoy the privileges of citizenship and should be able to take part in the making of strengthening the democratic institution in the country. They should realize the full advantage of adult franchise. They should enjoy the fruits of liberty, equality and fraternity. अब महाश्वेता जी की टिप्पणी देखिए इस संविधान की पंक्ति पर। तब से दशक के बाद दशक तक ये शब्द संविधान की शोभा बने रहे और आदिवासियों के कष्ट चक्रवर्ती दर से बढ़ते रहे। ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर से निराशा लिए लौटकर आने पर आदिवासी स्टेशन पर उकड़ू बैठे रहते, फिर ट्रेन पकड़ते, 47 लाख मील चलकर गांव लौटते और अपरिचित हिंस्र रोशनी से चमकते नए भारत से अपने परिवेश के असीम अंधकार में लौटकर चैन की सांस लेते। एक बात मैं याद करना चाहता हूँ, और बात है जब शाइनिंग इंडिया नाम का एक नारा हमारे देश में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस दौर में उसी समय में हमारे राजस्थान के कवि नंद चतुर्वेदी की किताब आई थी, उत्सव का निर्मम समय, और शाइनिंग इंडिया का नारा था। महाश्वेता जी तो 72 में नया भारत लिख रही हैं। अब हमारे निजाम हमको बताते हैं कि ये न्यू इंडिया है। तो ये न्यू इंडिया की जो चमक है, वो न्यू इंडिया की या नए भारत की या शाइनिंग इंडिया की चमक को बार बार उस चमक को खोलने का, उस चमक को उगाड़ने का, उस चमक के पीछे का अंधेरा दिखाने का काम महाश्वेता जी और उनके जैसे लेखक करते रहे हैं। कहानी का बस एक अंश और पढ़ के मैं बात खत्म करूंगा। थोड़ी लंबी कहानी है, बल्कि मैं ये देख रहा था कि अगर इस कहानी को कोई चतुर प्रकाशक लघुपन्यास के रूप में छाप देता तो ये सफलतापूर्वक उपन्यास मानकर भी लोग इसको पढ़ लेते और इसको पसंद करते। जगमोहन चलते चलते कहानी के अंत में एक जगह लड़खड़ा कर बैठ गया है। वहां उस अंश को मैं पढ़ रहा हूं। जगमोहन जैसे चिन्ना की समाधि से हिलडुल कर जाग उठा हो और उसने सिर फेरा। सूंड फैलाकर सहसा उसने बुलाकी के सिर और कंधे पर फेरी। सूंड से उसने अपने महावत के ऊपर एक तरह से उसने उसको छुआ। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी के धसने की तरह बैठ गया। उसके बाद लेट गया। पारस गंजू बहुत ही कुतूहल के साथ रोशनी लेकर थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, अरे तुम्हारा हाथी तो रो रहा है, उसकी आंखों में तो आंसू हैं, सूंड के छेद में होकर उसके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं, तुम्हारा हाथी तो मर रहा है। पारस की बात मानो गोली सी लगी। बुलाकी को लगा कि उसके फेफड़ों में खून से भरे झाग हो। वह जगमोहन के सिर के पास बैठ गया। जगमोहन के सिर पर अपना सिर रखा। उसके बाद सिर उठाकर पारस से बोला, वो पानी मांगता है, उसको पानी पिलाता है।
कहते हैं हाथी जब अपनी मृत्यु को अनुभव कर लेता है या उसको ये एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो किसी निर्जन स्थान की तरफ बढ़ने लगता है। कहानी में भी ऐसा होता है और वो जब एक निर्जन स्थान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, संयोग से एक खेत में जाकर वो गिर जाता है। अब देखिए, ट्रेजेडी इसी को कहते होंगे शायद। वो जमीन एक आदिवासी की है और उस जमीन पर जहाँ हाथी गिरता है वहाँ कुछ धर्म प्रेमी लोग मंदिर बनवा देते हैं और जो मालिक है, इन दोनों का मालिक जो है महावत का और हाथी का मालिक, वो उस मंदिर के लिए 1 लाख रुपया दान करता है और धूमधाम से मंदिर बनता है। कहानी का एकदम अंतिम हिस्सा मैं आपको सुनाकर बैठ जाऊंगा। सोमरा का पाप था कि चमत्कार के बाद भी उसने जमीन वापस चाही थी। इन लोगों को रहने देने से गंजू टोली पर मिश्रा जी का शाप पड़ता। अब महाश्वेता जी लिख रही है, गोमो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 2 नए आए शरणार्थी दिखाई दिए। दीन दुखी, दुबले पतले, सूखे, आंखें पीली पड़ गई थी। उनको रोज कूली का काम भी नहीं मिलता था और वे भूखे पड़े रहते। बीच बीच में जब कूली का काम मिल जाता, उस दिन वे दोनों 8 आने के टिकट में हाथी मेरा साथी फिल्म देखने जाते। तस्वीर समाप्त होने पर देखा जाता कि उनमें से एक बेतहाशा रोता और दूसरा उसकी पीठ टपक टपक कर सांत्वना देता। मुझे लगता है कि हमारे आधुनिक लेखन में मनुष्य और पशुओं के इस पुराने आदिम रिश्ते को लेकर बहुत कम साहित्य लिखा गया है, बहुत कम साहित्य रचा गया है। अगर इस निगाह से भी इस कहानी को हम पढ़ें, इस कहानी को याद करें, तो ये कहानी हमको एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मानवीय उपलब्धि की तरह से लगेगी, जो हमें पशुओं के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। और पशुओं के साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि महाश्वेता देवी जैसी लेखिका का या महाश्वेता देवी जैसे लेखकों का मूल संकल्प क्या है। उनका मूल संकल्प केवल करुणा विगलित आंसू बहाने के लिए पाठक को तैयार करना नहीं है, बल्कि उनका मूल संकल्प यह है कि वो आपको असली सवालों की तरफ बार बार ले जाए। और ये कहानी भी उन असली सवालों की तरफ बार बार ले जाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थानी में कहते हैं चूंटियां भरना, यानी चिकोटी काटना। चिकोटी काट काट कर बार बार आदिवासियों की स्थितियों की तरफ, आदिवासियों की दुर्दशा की तरफ, आदिवासियों से संबंधित आंकड़ों की तरफ महाश्वेता जी हमारा ध्यान ले जाती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी रचनाएं जिनके बारे में 2 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, जो उनके महत्वपूर्ण और बड़े बड़े उपन्यास हैं, उनके महत्व और उनके असर को बिल्कुल कम न करते हुए उनको पूरा सम्मान देते हुए भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये छोटी रचना होने के बावजूद बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो कि हमको महाश्वेता देवी के बड़े लेखक होने की का एक बहुत सुंदर और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि मन को छूने वाला प्रमाण देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो मुझे शुरू में कह देना चाहिए था वो मैं अंत में कह रहा हूँ। राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र और बांग्ला विभाग का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने महाश्वेता देवी जैसी लेखिका को याद किया। मुझे नहीं पता कि हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार, हमारी अकादमियां महाश्वेता जी को कितना याद करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उनको याद किया। मुझे लगता है कि इस आयोजन की गूंज हमारी भाषाओं में सुनी जाएगी और सरकार चाहे कुछ करे ना करे, व्यवस्था चाहे कुछ करे ना करे, साहित्य प्रेमी पाठक और नए लोग जरूर महाश्वेता जी के साहित्य को इस साल पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे। बहुत